जय हिंद, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज जो हम बात करेंगे, आज हम टेस्ट पेपर की बात करने वाले हैं, मॉडल पेपर की बात करने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पर हमने वही प्रश्न लिए हैं जिस तरीके के प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जिस तरीके के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आप फटाफट सेशन को शेयर करिए और लाइक करिए और बने रहिए लास्ट तक। हम देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या अप्रोच होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और फटाफट हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और उसके पहले आप समझिए कि जो आपकी क्लास होती है, सामान्य अध्ययन की क्लास, वो सुबह आपकी होती है 10 बजे, राइट। और जो हमारी क्लास है रीजनिंग की क्लास, वो आपकी होती है दोपहर को 12 बजे। मैथ्स की जो क्लास होगी वो आपकी होगी शाम को 7 बजे, और हिंदी की जो क्लास होती है वो शाम को 8 बजे होती है। सो आप लोग इस टाइम को नोट करिए और इस टाइम पर जरूर जुड़िए। अब आप ध्यान दीजिएगा, कुछ बुक्स अवेलेबल हैं, कम्बो ऑफर है, आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं, राइट। सो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं। आप देखो, यहां पर पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है और फटाफट आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलो, मुझे फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। सारे लोग आंसर करेंगे, राइट, सारे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। सो फटाफट आंसर करिए और मुझे बताइए क्या आंसर होगा, राइट। चलिए, ओके। सो आंसर सभी का कमेंट बॉक्स में आ गया होगा। आप देखो, यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि गांव ए, क्या कह रहा है, गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, राइट। तो आप सिंपल आप किस तरीके से करोगे, कह रहा है कि गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, तो आप बना लो गांव ए जो है वो गांव के बी के पश्चिम। आप सबको डायरेक्शन तो पता होगा, हमने डायरेक्शन पूरा कराया, ध्यान रखो। ये डायरेक्शन सबको क्लियर होना चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, राइट। ये आपका है उत्तर, और ये आपका दक्षिण, और ये है आपका पूर्व या पूरब बोलते हैं, और ये है आपका पश्चिम, राइट। क्या है, पश्चिम। ये हो गया पश्चिम। तो ये दिशा आपको पता होनी चाहिए, राइट। ये दिशा आपको पता होनी चाहिए ताकि आप आराम से क्वेश्चन को कर पाओ। अच्छा, मैंने बताया था कि एक पॉइंट से हम डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। अब कह रहे हैं गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, तो हमने बी बना लिया, और यहां से डायरेक्शन हम डिसाइड करते हैं कि इधर हमारा क्या होगा, पश्चिम होगा, इधर क्या होगा, पूर्व होगा, ऊपर क्या होगा, उत्तर होगा, नीचे क्या होगा, दक्षिण होगा, राइट। तो इसने बोला है गांव ए जो है वो गांव बी के किधर है, पश्चिम है, तो हमने गांव ए को इधर बना लिया। अब उसने डिस्टेंस की कोई बात नहीं की है, तो हम डिस्टेंस पे नहीं करेंगे, हम बराबर यहां पर दूरी लेंगे, राइट, मतलब दूरी हम बराबर लेंगे। आगे कह रहा है कि जो गांव सी के दक्षिण में, जो यहां पर जो लगा है वो किसके लिए लगा है, बी के लिए। हमने आपको बताया था कि जो है, जिसका है, जिसको है, ये सब आएगा तो किसकी बात करेगा, वो सेकंड पर्सन की बात करेगा। अगर इस प्लेस पर, इस स्थान पर और होता, तथा, किंतु, परंतु, वह होता, तो वो पहले वाले की बात करता। तो यहां पर कह रहे हैं जो गांव सी के दक्षिण में है, मतलब बी जो है गांव सी के दक्षिण में है, तो हमें सी को ऊपर बनाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे की तरफ दक्षिण होगा, तो सी के नीचे दक्षिण है, तो बी जो है गांव सी के दक्षिण में है। आगे फिर लिखा हुआ है जो मतलब कौन, सी गांव डी के पश्चिम में है। अब देखो, ये गांव डी के पश्चिम में है, तो हमने गांव डी इधर बनाना पड़ेगा ताकि पश्चिम इधर होगा, राइट, पश्चिम इधर होगा। हमने ये बना लिया। आगे कह रहा है गांव डी के सापेक्ष, ध्यान रखिएगा किसके सापेक्ष, गांव डी के सापेक्ष। आप देखो, गांव डी के सापेक्ष ए किस दिशा में है, तो डी के सापेक्ष बोल रहा है, तो सिंपल आप डी पर जाइए। किस पर जाना है आपको, डी पर, और डी के सापेक्ष डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है, तो हमने डी पर ये डायरेक्शन बनाई। ध्यान रखना, इसकी 4 सब डायरेक्शन भी होती हैं। हमने आपको बताया था कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होगा, ये साउथ ईस्ट होगा, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, राइट, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो ये सब डायरेक्शन भी है, हमने ये वहीं पर ये इसलिए मार्क कर दिया यहां पर। अब ध्यान रखिए किसके लिए पूछ रहा है, तो ए के लिए पूछ रहा है, डी के सापेक्ष में पूछ रहा है। अब डी के सापेक्ष में ये डायरेक्शन आप ऐसे निकालोगे, राइट, ए तो इधर ही है, तो ये वाली डायरेक्शन आप निकालोगे। देखो, ये डायरेक्शन तो इधर जाएगी, ये डायरेक्शन आप निकालोगे। अब देखो, ये डायरेक्शन कौन सी है, आपको पता है कि ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो साउथ और वेस्ट के बीच में क्या आएगा,
तो साउथ वेस्ट आएगा। इसका मतलब ए बनेगा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट बोले तो यहां पर ध्यान रखिए साउथ यानी दक्षिण और ये पश्चिम, आंसर बनेगा दक्षिण पश्चिम। आंसर क्या बनेगा? दक्षिण पश्चिम। तो देखो दक्षिण पश्चिम यहां पर मिल रहा है ऑप्शन में, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये क्या है? आपका करेक्ट आंसर है, राइट। अगर ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा सकते हो, अगर आप बार बार क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा, तो आप ये बिना पिक्चर बनाए भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप ध्यान रखिए आपको बार बार रिवीजन करना है। अगर आप बार बार रिवीजन करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो फटाफट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए हमें क्या करना है, अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हमें टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, इनको खूब करना है, इनको बार बार करना हमको, हमें बार बार सॉल्व करना है। ध्यान रखिए केवल एक बार नहीं करना है, केवल एक बार नहीं करना है, एक से ज्यादा बार सॉल्व करना है, ताकि उस टाइप के क्वेश्चन हमें रट जाए। इस तरीके से हमें करना है। तो हम लोग आ गए दूसरे क्वेश्चन की तरफ और आप फटाफट आंसर करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था डायरेक्शन यानी दिशा, और दूसरे वाले क्वेश्चन में यहां पर हमें डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों पूछा गया है। अगर आप ऑप्शन में देखें तो डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों है, राइट। ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है, ये ऑप्शन 3 है, ये ऑप्शन 4 है। ये 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए बताइए। चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहां पर कह रहा है यक्स 15 किलोमीटर दक्षिण में चला। अब कोई पर्सन है, कौन? यक्स। वो 15 किलोमीटर किधर जा रहा है? दक्षिण में। तो हम बार बार डायरेक्शन को नहीं बनाएंगे, हमें ये याद होना चाहिए कि ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है। और ध्यान रखिए हमारे जब दाहिने जाएंगे तो उधर पूरब हो जाएगा, बाएं जाएंगे तो पश्चिम हो जाएगा, राइट। ये हमें याद होना चाहिए, उनकी सब डायरेक्शन भी हमें पता होना चाहिए। तो यक्स जो है ना 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, तो 15 किलोमीटर दक्षिण यानी नीचे जाएगा। अब यहां पर डिस्टेंस पता है हमको, हमें दूरी पता है, तो हमें दूरी मेंशन करनी है कि ये 15 किलोमीटर, ये मान लेना है, राइट। अब कह रहा है कि 15 किलोमीटर चला, फिर कह रहा है कि बाएं मुड़ा। अब बाएं मुड़ेगा, ये ध्यान रखना, लेफ्ट और राइट आपको पता होना चाहिए। आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो ध्यान रखिए आप ऐसे हो तो उसका लेफ्ट राइट का अपोजिट होता है, तो हमारा लेफ्ट जो है वो इधर आ जाएगा। अब हमने आपको बताया था, ध्यान रखिए ये पॉइंट है, इससे अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ये आपका राइट इधर आएगा और लेफ्ट इधर आएगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, और इससे आप नीचे की तरफ जा रहे हो यानी साउथ की तरफ जा रहे हो, तो आपका ये लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। ये आपका हो गया लेफ्ट और ये आपका हो गया राइट। क्या हो गया? लेफ्ट और राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या हो रहा था, यहां पर बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, तो ये बाएं मुड़ करके कितना जाएगा भाई? तो जाएगा 15, ठीक है। और कह रहा और बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ गया, और कितना गया आगे? 15 किलोमीटर चला, तो अब बाएं मुड़ करके 15 चलेगा। अब ये बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। किधर जाएगा? ऊपर की तरफ। हमने एक बात और बताई थी आपसे कि ध्यान रखिए अगर आप बाएं या जब आप लेफ्ट मुड़ते हैं तो आप 90 डिग्री मूव करते हैं, या राइट मुड़ेंगे तो भी आप कितना मूव करेंगे? 90 डिग्री। हमने क्लॉक और एंटी क्लॉक आपको बताया था, वो अब यहां मेंशन नहीं करूंगा, इसलिए हम हमेशा 90 डिग्री मूव कर रहे हैं। ये थोड़ा सा पिक्चर इधर उधर हो गई होगी। अब यहां पर ध्यान रखो बराबर डिस्टेंस चलनी है। यहां पर ये 15 है तो ये भी 15 किलोमीटर, राइट। तो हमने यहां पर चल लिया है। वो कह रहा है कि शुरुआती बिंदु यानी जो इनिशियल पॉइंट है, किससे बात कर रहा है? शुरुआती बिंदु यानी इनिशियल पॉइंट से कह रहा है कि स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में होगा। तो हमारा शुरुआती बिंदु कौन है भाई? तो ये है शुरुआती बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट। ये है स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट आपका ये है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये इनिशियल पॉइंट है। तो यहां से ये दूरी पूछ रहा है और दिशा दोनों पूछ रहा है। अब ये एंड पॉइंट यहां पर था, ये इसका एंड पॉइंट था जहां वो पहुंचा था, ठीक है। ये इसका एंड पॉइंट था, अपना वो जर्नी यहां पर एंड किया। तो ये जो डिस्टेंस है वो इसके इक्वल होगी, तो ये भी कितनी होगी? 15। और आपको पता है कि दिशा इस तरफ कौन सी होती है? तो इधर होता है पूरब यानी ईस्ट। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा पूर्व,
और कितना, तो भाई 15 किलोमीटर, राइट। पूर्व 15 किलोमीटर किस में दिया है, वो आपका आंसर बनेगा। तो 15 किलोमीटर पूर्व आपको ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है और वही आपका करेक्ट आंसर है, राइट, वही आपका करेक्ट आंसर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। सो हम यहां पर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हम लोग किस पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। तो फटाफट आंसर करिए इस क्वेश्चन का। और ये है क्वेश्चन जो दिया गया है वो कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, राइट। किसका है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। चलो भाई कथन और निष्कर्ष का ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप समझो, ठीक है, और फटाफट आंसर कर दो आप, फटाफट आंसर कर दो आप, ठीक। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई देश, कथन, पहले हम कथन को समझ लें। कथन में कह रहा है कि कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। अब ध्यान रखना, आत्मनिर्भर नहीं है, राइट। वो क्या कह रहा है, ये नेगेटिव बोल रहा है, ठीक है, देश के लिए। कोई भी देश, मतलब दुनिया में कोई भी देश इन दिनों पूरी तरह से, ये भी ध्यान रखो, पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, इसका मतलब वो देश कहीं ना कहीं दूसरे देशों से कुछ चीजें मंगाता है, राइट, इंपोर्ट कराता है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होंगे कि सारे देश, ये पूरी तरह से कोई भी देश की बात करें तो सारे देश एक दूसरे देश की हेल्प ले रहे हैं। बहुत सारी चीजें, अपने जरूरत की चीजें, अपने आवश्यकता की चीजें वो दूसरे देशों से मंगाते हैं जो वो खुद नहीं बना पाते। अब आत्मनिर्भर ना होने का मतलब है कि वो खुद नहीं बना पा रहे हैं, सारी चीजें वो खुद नहीं बना पा रहे हैं, ये आप क्लियर समझ गए, ठीक है। तो आत्मनिर्भर नहीं है, पूरी तरीके से कोई भी देश इन दिनों आत्मनिर्भर नहीं है, राइट। मतलब वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों पर भी एक तरीके से कहते हैं, पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा बहुत वो डिपेंड है, राइट। अब कह रहा है कि उन सभी चीजों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश को आवश्यकता होती है। ये सेंटेंस थोड़ा लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। अगर मैं इसको थोड़ा अलग वे में आपसे बोलूं, अच्छा हम दूसरे की पहले बात कर लें। कह रहा आमतौर पर देशवासी आलसी होते हैं, तो ये बात गलत है, राइट। तो ये वैसे भी हम गलत कर देंगे। हम थोड़ा पहले वाले पर बात करना चाहेंगे। पहले वाले में कह रहा है कि उन सभी चीजों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश को आवश्यकता होती है। तो ये थोड़ा सेंटेंस अलग हो गया है। अब इस सेंटेंस को थोड़ा हम चेंज करके समझे। देखो ये एक नेगेटिव, यहां पर भी क्या है, एक नेगेटिव है, राइट। तो आंसर भी एक नेगेटिव वाला हो सकता है, करेक्ट। हम देखते हैं कैसे। अब अगर ये कहे कि एक देश, ये क्या है, कोई भी देश की बात कर रहा है, अगर वो कहे कि एक देश, ठीक है, जिसको उन सभी चीजों की आवश्यकता होती है, वो आप ध्यान रखिएगा, वो उसका विकास करना और उसका उत्पादन करने में असंभव है, राइट। क्या करने में, उसका विकास करने में और उसको विकसित करने में और उसका उत्पादन करने में असंभव है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं आप समझो, ठीक है। ये थोड़ा सेंटेंस अलग दे दिया। ये अगर मैं कहूं कि एक देश जिसको सारी चीजों की आवश्यकता होती है, जो देश के अंदर सभी चीजों की आवश्यकता होती है, उन सभी को विकसित करना और उसको उसका उत्पादन करना उसके लिए क्या है, असंभव है। तो ये पॉइंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इसी को लिखने का तरीका यहां पर अलग दे दिया है, राइट। तो यहां पर कह रहा है कि उन सभी चीजों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश को आवश्यकता होती है, राइट, जिनको देश को आवश्यकता होती है। अब ये सेंटेंस थोड़ा उसको, इसको आवश्यकता होती है, उसको थोड़ा पहले लिखना चाहिए था, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम सही मानेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा कथन कह रहा है कि पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है, इसका मतलब ही यही है कि जो देश है वो उन सारी चीजों को विकसित और उत्पादन नहीं कर पा रहा है जिसको उसकी जरूरत है, राइट, जिसको उसकी जरूरत है, उसके लिए वो चीज असंभव सी है, इसीलिए आत्मनिर्भर नहीं है। तो यहां पर पहला वाला क्या हो जाएगा, सही। तो निष्कर्ष एक यहां पर अनुसरण करेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज आप इसे गलत कर दोगे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फटाफट आप आंसर करिए। और ये क्वेश्चन जो लिया गया है वो तर्क से लिया गया है। किससे? तर्क से, यानी आर्गुमेंट्स का क्वेश्चन है। राइट, किसका है? आर्गुमेंट्स का क्वेश्चन दिया गया है। आर्गुमेंट्स का क्वेश्चन दिया गया है। चलो भाई फटाफट समझो और सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पर जो कथन कह रहा है आप कथन को समझो, फिर हम निष्कर्ष पर आएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि जो आर्गुमेंट्स होता है, देखो आर्गुमेंट्स वाला मैंने एक सेशन लिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और यहां पर जो कह रहा है कि क्या दिल्ली में, अब कथन क्या होता है, एक तरीके का क्वेश्चन होता है, कह रहा है कि क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? भाई करो। अच्छा, अब यहां पर कह रहा है कि दिल्ली की इसने बात किया है, नए बड़े उद्योग, नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए। कौन से उद्योग शुरू करना चाह रहा है ये डिफाइन नहीं किया इसने, ठीक है, कोई बात नहीं, उसने डिफाइन नहीं किया कौन से बड़े उद्योग ये करना चाह रहा है। चलो भाई, पहला तर्क क्या है, लोग तर्क देंगे अब इस पर कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो किसी एक ने तर्क दिया, कहा कि नहीं, नए बड़े उद्योग इसमें नहीं शुरू करने चाहिए, क्योंकि इससे शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा। शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा, क्योंकि वैसे दिल्ली में बहुत ही प्रदूषण है। तो वो कह रहा है कि शहर के प्रदूषण में क्या होगा? इजाफा होगा। बात तो ये सही कह रहा है, ये क्या कह रहा है, बात ये सही कह रहा है। राइट, अगर आप ऐसे सोचो तो ये पॉइंट क्या है, सही है। बट हम ऐसे ही फैसला नहीं लेंगे, यहां पर तर्क है, प्रॉपर हम दूसरे वाले की भी बात सुनेंगे। तो दूसरा वाला कह रहा है कि हाँ, वो हाँ मतलब इसके पक्ष में बोल रहा है, वो कह रहा है कि हाँ यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। तो भाई ये भी बात सही है, ये भी क्या है, सही है। अब ध्यान रखो, अब यहां पर हम जरा ऑप्शन पर जाएं और देखें हमें ऑप्शन क्या दिया जा रहा है। इसमें कह रहा है कि केवल एक मजबूत है, दूसरे में कह रहा है केवल दो मजबूत है, तीसरे में कह रहा है तर्क एक और दो दोनों मजबूत है, और चौथे में कह रहा है ना तो तर्क एक ना ही तर्क दो मजबूत है। राइट, अब जरा यहां पर समझिएगा, हमें तो पहला भी सही लग रहा है और दूसरा भी सही लग रहा है, लेकिन अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए, अगर मैंने पहले को करेक्ट कर दिया तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, अगर मैंने दूसरे को करेक्ट कर दिया तो पहला गलत हो जाएगा। भाई पहले में प्रदूषण का इजाफा होगा, इसका मतलब है कि आप नहीं लगाओगे उद्योग, ठीक है, और दूसरे में अगर आपको रोजगार लेना है तो फिर आप ये प्रदूषण वाली बात को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, तो ईदर और लगेगा। लेकिन आप ध्यान रखिए यहां पर हमें ईदर और का ऑप्शन नहीं है, तो फिर हमें इसमें से जो सबसे अच्छा होगा वो हमें चूज करना होगा तर्क। राइट, आप सबको पता है कि हमें इसमें वीक और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स चूज करने होते हैं, तो हमें यहां पर एक वैलिड आर्गुमेंट चाहिए। कैसा? एक वैलिड आर्गुमेंट चाहिए। तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा कौन सा सबसे ज्यादा वैलिड होगा इन दोनों में अगर देखा जाए, चूंकि यहां पर एक यहां पर ध्यान देना, यहां पर हमें एक तरीके से कह सकते हैं एक पॉइंट मिल गया है, क्योंकि इसने उद्योग को डिफाइन नहीं किया है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि केवल हम किसको करेक्ट कर सकते हैं, दूसरे वाले को करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाले में बहुत ऐसे भी उद्योग हैं जिसमें प्रदूषण कम होता है, नाम मात्र का होता है। उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां पर कि लोगों को रोजगार मिल जाएगा, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है, आप समझो यहां पर। तो यहां पर दूसरे वाले को हम क्या करेंगे, करेक्ट कर देंगे, दूसरे वाले को करेक्ट कर देंगे। अगर हमारे पास ऑप्शन होता है इधर और का तो हम उसके बारे में सोचते। राइट, तो यहां पर दूसरा तर्क क्या है, सही है। तर्क को तर्क से बिल्कुल सोचो, आप ध्यान रखो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हम लोग। कह रहा है कि प्रश्न में दो कथन दिए, वो तो ठीक है, चलो कथन, चलो ठीक है, कथन क्या दिया, इसमें दो कथन दिए हैं, आपको ध्यान रखना है। कथन एक और कथन दो दिए हैं, तो दोनों को प्रॉपर पढ़ करके हमें निष्कर्ष पर पहुंचना है। कथन एक कह रहा है कि कई व्यावसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित है। राइट, तो ध्यान रखना 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित है। भाई मंजिल 2 से लेकर के 8 में कई जो बिजनेस के कार्यालय हैं, जो उसके ऑफिसेज हैं, वो अवेलेबल हैं। चलो ठीक है, अवेलेबल हैं। दूसरा कथन है कि यदि किसी भवन में 3 मंजिल हैं, ठीक है,
तो इसमें लिफ्ट होगी। वो कह रहा है कि अगर अब देखो जैसे मान लो कि ये शहर है और शहर में अब बहुत सारी बिल्डिंगें हैं जिसमें 2 से 8वें पर ज्यादातर आपको क्या मिलेंगे, वहां पे बिजनेस ऑफिस मिल जाएंगे, राइट। तो ये कह रहा है कि अगर किसी भी भवन में आपको 3 मंजिलें मिलती हैं, इसका मतलब उसमें क्या होगा, उसमें लिफ्ट होगा। ठीक है, भवन में 3 मंजिलें हैं तो उसमें लिफ्ट होती है, 3 मंजिल होंगे तो उसमें क्या होगी, लिफ्ट होगी, ऐसा उसने बोला। ठीक है, 3 मंजिल होगी तो उसमें लिफ्ट होगी। अच्छा चलो अब जरा निष्कर्ष पर आते हैं। तो निष्कर्ष यहां पर पहला जो दिया है, कह रहा है कि सभी मंजिलों पर लिफ्टों द्वारा पहुंचा जा सकता है। अब भाई ध्यान रखो, सभी पे कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर 3 मंजिल होगी तो उस पे आप लिफ्ट पर पहुंच जाओगे, ये बहुत क्लियर नहीं है, आप ध्यान रखना, ये बहुत क्लियर नहीं है, तो इसलिए हम इसको गलत करेंगे। दूसरा कह रहा है कि केवल, देखो केवल लगा दिया तो ज्यादा संभावना है कि यह गलत हो जाएगा। ठीक है, ओनली जब एग्जिस्ट करेगा कंक्लूजन के अंदर में भी ये गलत होगा, आगे पढ़ना चाहिए हमको। कह रहा है कि केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाली मंजिल में लिफ्ट है। क्या कह रहा है, केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाली मंजिल में क्या है, लिफ्ट है। भाई उसने तो ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया, उसने कहा कि यदि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो उसमें लिफ्ट होती है। ठीक है, तो वो कह रहा है केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाले में लिफ्ट है, तो यहां भी हम श्योर नहीं है, तो कंक्लूजन में हमें श्योर होना चाहिए। ठीक है, तीसरे वाले में कह रहा है, ये दूसरा हो गया, हम तीसरे में आते हैं। तीसरे में कह रहा है 7वीं मंजिल में लिफ्ट है। क्या कह रहा है, 7वीं मंजिल में लिफ्ट है। क्या आप इसमें श्योर हैं? मैं तो श्योर हूं इसमें लिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसने यहां पर कहा है कि अगर 3 मंजिलें हैं तो लिफ्ट होती है, तो इसका मतलब अगर 7 होगी तो लिफ्ट तो श्योर होगी। तो इसका मतलब है कि ये तीसरा कंक्लूजन हमारा करेक्ट है। यहां पर तीसरा कंक्लूजन हमारा करेक्ट है, तीसरा ही हमारा आंसर बनेगा। फटाफट सेशन को शेयर करिए और लाइक करिए, और अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। आप आंसर जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, राइट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे। देखो इस तरीके के क्वेश्चन हमने खूब कराए हैं। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन, आप उसको, उस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, चलिए आप आंसर करिए। ठीक है, आंसर करिए आप। देखो भैया फटाफट आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है ये जो वर्ड दिया गया, कह रहा है शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द का गठन नहीं किया जा सकता। अब देखो कैन बी फॉर्म है, कैन नॉट बी फॉर्म, ये कैन नॉट बी फॉर्म की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, कैन नॉट बी फॉर्म। ठीक है, हमने इस पर क्वेश्चन काफी कराए हैं, तो ये कह रहा है कि इससे कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। यहां पर मीनिंगफुल नॉन मीनिंगफुल की कोई बात नहीं किया है, तो समझो कैसे करना है। सिंपल, इसमें जितने भी हैं वो सारे लेटर इसमें होने चाहिए, जिसमें भी होंगे वो बनेगा। अब जैसे यल है, तो देखो इसमें यल है, क्या है भाई यल, तो ये यल हो गया। ठीक है, अब कैन नॉट बी फॉर्म की बात किया, ए भी है, चलो ठीक है, ये यल वाला मिल गया, ए मिल गया, यम भी मिल गया, बी भी मिल गया, मतलब ये तो बनेगा। हमें क्या चाहिए, जो नहीं बनेगा। बी इसमें है, बिल्कुल है, बी है। ठीक है, ओ है, यू 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 नहीं है, नहीं है मतलब ये नहीं बनेगा, और जो नहीं बनेगा वही हमारा आंसर है, जो नहीं बनेगा वही हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहे हैं वर्णमाला क्रमानुसार। वर्णमाला क्रमानुसार मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या कह रहा है ये, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, ऐसे होता है भाई, ए टू जेड वाला जो ऑर्डर होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा, या इसको आप डिक्शनरी ऑर्डर भी कह सकते हो, राइट। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्दों के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार हैं, यानी ए टू जेड ऑर्डर में है। तो ए टू जेड ऑर्डर में मतलब छोटे से बड़ा, छोटा से बड़ा, या छोटे से बड़ा। तो छोटे से बड़े में हमें जाना है, छोटे वैसे इसमें कुछ होता नहीं है। आप अगर ऐसे बोले तो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग छोटा से बड़ा तो आप कह सकते हो, राइट, क्योंकि नंबर आ जाएगा फिर प्लेस वैल्यू में। चलो चेक करते हैं, यस के बाद यच आता है क्या, नहीं आता है, नहीं बनेगा। यच के बाद ई आता है, नहीं, नहीं बनेगा। बी के बाद आई आता है, बिल्कुल आता है। उसके बाद 12, 12, 15, ये बन गया भाई, ये बन गया। ठीक है, सी के बाद यच आता है, लेकिन बाद में ए नहीं आता, तो यहां पर आंसर कौन सा होगा, तीसरा आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, फटाफट आंसर करो आप। हिरण है और मृग छूना है, क्या है, मृग छूना। अब ध्यान रखिए इस तरीके के क्वेश्चन
बनते ही हैं, ये एनालॉगी का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये? एनालॉगी का, राइट। किसका है? एनालॉगी। एनालॉगी का क्वेश्चन है। एनालॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सादृश्यता बोलते हैं या समरूपता बोलते हैं इसको, ठीक है। समरूपता भी बोलते हैं, ठीक है, और सादृश्यता भी बोलते हैं। अब यहां पर ध्यान रखिए, इन दोनों का क्या रिलेशन है, वही इसका रिलेशन आगे होएगा, राइट। आप सबको पता है कि हिरण का जो बच्चा होता है उसको क्या बोलेंगे? मृग छूना। उसको क्या बोलेंगे? मृग छूना। तो घोड़े के बच्चे को क्या बोलते हैं? ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना, कई ऐसे यहां पर टर्म आपको मिलते हैं कि जो एक से ज्यादा जानवर के बच्चे के लिए यूज किए जाते हैं, राइट। एक से ज्यादा बच्चे के लिए यूज किए जाते हैं, ध्यान रखो। यहां पर घोड़े के बच्चे को हम बोलते हैं बछेड़ा, ठीक है, बछेड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बछेड़ा। अब यहां पर जो बछड़ा लिखा हुआ है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4, ये जो बछड़ा लिखा हुआ है, तो बछड़ा किसके लिए होता है? ये होता है आपका शायद गाय के बच्चे के लिए होता है। किसके लिए? गाय के बच्चे के लिए होगा, ये बछड़ा यूज किया जाता है। या और भी कई जानवर के लिए यूज किया, ये बछेड़ा लिखा हुआ, तो आंसर आपका कौन सा बनेगा? ऑप्शन 2 बनेगा, ठीक है। अच्छा, कभी कभी घोड़े के बच्चे के लिए मेमना भी यूज किया जाता है, लेकिन ये बहुत रेयर है, ठीक है, आपको बहुत कम मिलेगा। बछेड़ा होता है, ठीक है। और इसको शायद इंग्लिश में बोलते हैं फोयल, राइट। क्या बोलते हैं? फोयल बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये उसके बच्चे के लिए यूज होता है, राइट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। भागना चलना, क्या कह रहा है? भागना चलना, ठीक है भाई, भागना चलना। देखो, चलना है, उससे अगर रफ्तार आप बढ़ा दो तो वो भागना हो गया। धीरे धीरे आप चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, ठीक है, आपने रफ्तार बढ़ा दिया तो वो भागना हो गया। वैसे बूंदाबांदी होती है, ध्यान रखो, और वो अपनी रफ्तार बढ़ा दे तो भारी वर्षा हो जाती है, ठीक है। उसकी स्पीड बढ़ जाए तो क्या हो जाती है? भारी वर्षा हो जाती है। बाकी किसी में मुझे नजर तो नहीं आ रहा है, ठीक है। दौड़ना, वो जॉग करना, नहीं नहीं नहीं, उल्टा ही है, ठीक है। ये करेक्ट है, करेक्ट है, राइट। ये क्या होगा? पहला आपका आंसर होगा, पहला आपका आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इसका आंसर तो आपको ऐसे ही दे देना चाहिए, ठीक है। चलो फटाफट आंसर करिए, आप फटाफट आंसर करिए। तो यहां पर देखो, ई का ऑपोजिट क्या है? वी है, और एच का ऑपोजिट क्या है? यस है। ये क्या है? ये ऑपोजिट है। ये क्या है? ये विपरीत है। क्या भाई? विपरीत है। आप सबको पता है कि ए का ऑपोजिट जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, इसी तरीके से आगे बढ़ोगे तो एम का एन होता है। ये ऑपोजिट आपको पता है। अगर देखें यहाँ पर एम का ऑपोजिट क्या होगा? एन होगा, और जे का ऑपोजिट क्या होगा? क्यू होगा। एन क्यू आपके ऑप्शन में होना चाहिए, तो एन क्यू ऑप्शन में मिला, ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये याद है तो आपका दिमाग तुरंत काम करेगा, अगर याद नहीं है तो आप चले जाओ, मैंने आपको पढ़ाया है अल्फाबेटिकल सीरीज, उसके अंदर मैंने ये पूरी डिटेल बताई है, तो आप जाओ और उसको देखो, ठीक है। कैसे करोगे आप? आपको लिखना है, ऐसे लिखो, आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, रीजनिंग बाय अर्जुन सर, ठीक है। स्टडी 91 लिखना है आपको, ठीक है। रीजनिंग बाय अर्जुन सर स्टडी 91 लिखोगे, आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। और ये देखो क्या पूछ रहा है, उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह वर्ग का सदस्य। ये भी एक तरीके का क्या है? एक तरीके की एनालॉजी है, ये भी एक तरीके की एनालॉजी, उसके अलग टाइप्स हैं, राइट, उसके अलग टाइप्स हैं। अगर आप देखो तो यहां पर दिया है ताला रोक, ठीक है, ताला रोक केवल 2 ही दिया है, नहीं, कसा हुआ, क्या है? कसा हुआ 3 दिया हुआ, ज्यादातर 3 मिलते हैं आपको। ताला रोक कसा हुआ,
सब कुछ क्या कर रहा है, एक बैरियर का काम कर रहा है। किसका? एक बैरियर का काम कर रहा है। ताला है तो भी एक बैरियर है, रोक ठीक है वही है, और कसा हुआ है इसका मतलब वहां भी कोई बैरियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होगा कि एक बैरियर यहां पर भी होगा, यानी बंद, क्लोज। ताला भी क्लोज है, रोक दोगे तो भी क्लोज हो जाएगा, राइट। कसा हुआ है इट मीन्स क्लोज, राइट। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर बनेगा, राइट। ऑप्शन नंबर 3 आंसर बनेगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। तो यहां पर हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है और ये है नंबर सीरीज का क्वेश्चन। हमने नंबर सीरीज के क्वेश्चन करवाए हैं, आप उसको जा करके देख सकते हो, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं और फटाफट आंसर करिए आप पहले आंसर कर दो फटाफट, ठीक है। चलो भाई, अगर आप देखो, आपको देखने से ही पता चल जाएगा। इनके जरा नंबर को देखें, नंबर को देखोगे तो आपको ये 2 का स्क्वायर नजर आ रहा है और ये 3 का क्यूब आ रहा है। किसका है? 3 का क्यूब। अगर हमें 2 की पावर 2 दिख रहा है यहां पर, ठीक है, तो ध्यान रखो, तो ये 1 की पावर 1 हो सकता है, तो ये 4 की पावर 4 तो है ही, ठीक है। आपको 16 का स्क्वायर दिख रहा होगा, ठीक है। यहां 4 की पावर 4 है, तो आगे क्या होना चाहिए? 5 की पावर 5, ठीक है। 5 की पावर 5 मतलब 5 की घात 5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बार लिखना है भाई। 1 2 3 4 और एक बार और लिख दो, 5 बार लिखो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपका मिलेगा क्या? 31 25। क्या मिलेगा? 31 25 जो आपका आंसर है, राइट। 31 25 जो आपका आंसर है। सो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर करेक्ट है, राइट। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर करेक्ट है, राइट। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ। चलिए ये देखिए क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि श्रृंखला में लुप्त संख्या कौन है? एक्स वाई उसने लिखा हुआ है कि ये ही लुप्त है। ये क्या है? ये लुप्त है, ये मिसिंग है। ये क्या है? ये मिसिंग है, राइट। ज्ञात करें और x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। किसका? x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। तो अगर हमें इस प्लेस पर क्या आएगा वो हमें पता चल जाए, तो हम x प्लस वाई इक्वल टू बता सकते हैं कि क्या होगा। हमसे यही पूछ रहा है। जरा सीरीज को ब्रेक करने की कोशिश करो और मुझे बताओ क्या बनने वाला है। यहां पर तो देखो क्या हो रहा है, यहां पर 2 आगे बढ़ रहे हैं, 20 2 22 2 24 2 26। क्या आगे भी 2 होकर के 28 आ जाए? चलो मान लो मैंने x के प्लेस पर 28 रख दिया, राइट। अच्छा यहां आगे जैसे बढ़ रहे हैं, अगर मैंने यहां पर 28 लिख दिया तो यहां 32 हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा। तो आगे भी +4 है क्योंकि 36 है, तो यहां पर भी +4 ही बनना चाहिए। 36 और 4 कितना हो गया? 40। तो इस स्थान पर हम 40 रख दें। इस स्थान पर हमने 40 रख दिया। चलो देखते हैं क्या आता है आंसर। ऑप्शन मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ और सोच लेंगे। कुछ क्या सोचना है? एक और पीछे जाएंगे। फिलहाल पीछे भी नहीं जा सकता, तो 4 बार 4 आ जाएगा। ये आगे की सीरीज आगे बढ़ सकती है, ठीक है। श्योर है कि ये सही होना चाहिए। 0 और 8 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, तो बन गया कितना? 68। तो ऑप्शन नंबर 4 में 68 विल बी आंसर, राइट। तो 68 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई अब आप देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो मैं आपको करा रहा हूं टेस्ट सीरीज, राइट। मैं आपको टेस्ट सीरीज करा रहा हूं, आप पार्टिसिपेट करिए बराबर और लास्ट तक बने रहिए और सेशन को शेयर भी करते रहिए। और ध्यान रखिए यहां पर study91pro.com पर जाइए और यहां पर 200+ टेस्ट अवेलेबल है, राइट। आप इसको चेकआउट कर सकते हो और बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहां पर क्या दिया है। ये मुझे देखते ही नजर आ रहा है कि ये जो 21 है, 121 ये मुझे किसी का स्क्वायर दिख रहा है। और किसका स्क्वायर है आप ध्यान रखो, 121 वो सबको पता होना चाहिए किसका स्क्वायर है। तो 121 जो है वो मुझे तो 11 का स्क्वायर दिख रहा है। किसका? 11 के। 11 यही है, तो क्या इसका स्क्वायर ये है? राइट, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो क्या 11 का ही स्क्वायर ये है?
चलो भाई, हमने एक आपको हिंट दे दिया, तो फटाफट आप आंसर करके मुझे बताओ कि आंसर क्या बनने वाला है, राइट। तो फटाफट आंसर करके बताइए आंसर क्या बनने वाला है, क्योंकि 11 का स्क्वायर आपको मिल गया है, 11 का स्क्वायर आपको मिल गया। देखो स्क्वायर का मतलब है कि 11 गुणे 11 कितना आ गया, 121 आ गया है, ठीक है, 121 आ गया है। अब आपको 11 का क्यूब भी पता होना चाहिए, ठीक है, यानी 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 का क्यूब कितना होता है, क्या यही तो नहीं होता है 1331 होता है, ठीक है। एक बात और आप कह सकते हो, 11 के क्यूब को आप ऐसे भी लिख सकते हो 121 गुणे 11, 121 गुणे 11, राइट, 121 गुणे 11, तब भी ये आ सकता है। या आप ये भी कह सकते हो कि ठीक है ऐसे ही कहो, ये 11 की पावर 2 पावर 3, ठीक है। चलो भाई 11 के, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, इसको आप क्या 11 के पावर 2, और इसमें अगर 3 है तो ये भी लिख सकते हो आप 11 के पावर 3, ठीक है। चलो आप फिर अभी आगे करके मुझे बताओ क्या बनने वाला आंसर, राइट, आगे करके मुझे बताओ आंसर क्या बनेगा, राइट। चलो भाई, चलो भाई, अब देखो यहां पर बिल्कुल क्लियर तो हो ही गया था, राइट। अब क्लियर क्या हो गया, अगर यहां 2 बार गुणा किया 11 का, 3 बार किया तो ये वाला जो होगा वो 4 बार गुणा होगा, 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, ठीक है, कितना बना 14641, राइट, ये बनता है। अब आगे आप कितना करोगे, 11 के पावर यहां पर कितना गया 4, तो यहां पर करोगे 5, ये 11 के पावर 4 है, 11 के पावर 3 है, ये देखो इसको जरा हटा दूं मैं, 11 के घाते कितनी है 2, 11 की घाते कितनी है 1, ठीक है। और आप करके देख लो 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, मतलब 5 बार करोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा 16 10 51, राइट। अब यहां पर 161,051, राइट, ये करेक्ट आंसर बनेगा, राइट। तो आप करके देख लो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। फटाफट आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर आपका दिखना चाहिए, फटाफट आंसर करिए आप। चलो भाई, आप इसको चाहो तो इसमें नंबर और लेटर दोनों है, नंबर और लेटर दोनों, पहले आप चाहो तो नंबर को चेक कर लो, ये देखो ऐसे, तो यहां पर क्या हो रहा है 3 ऐड हो रहा है, ठीक है, ठीक है, कितना ऐड हो रहा है 3। अब ऐड क्यों करना है, आप ऐसे देख लो, ये देखो 2 का स्क्वायर है, ये क्या है 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर है, ये जो 1 है, ठीक है। अगर यहाँ 16 या 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 आना चाहिए बीच में, तो 25 किसमें है, अब इन दोनों में तो नहीं है, किसमें है, पहले और दूसरे दोनों में है। अच्छा लेटर को देख लो, अगर ए से ई जाओगे तो ए होता है 1, ई होता है 5, तो 4 जुड़ जाएगा। अब 5 4 9 4 13 4 17, तो इधर आएगा क्यू, पहले आएगा क्यू भाई, पहले वाला है, इधर आएगा क्यू, क्या आएगा क्यू, तो पहले क्यू बनेगा। तो ध्यान रखो आंसर आपका कौन सा है, आंसर आपका है दूसरा, आंसर क्या होगा दूसरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन का, और इसे देखो ये 1 पर होता है, ये 6 पर, ये 11 पर, और ये 21 पर, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये क्या करोगे 5 + 5, 6 5 11, 11 5, 11 5 कितना होगा, तो 16, 16 मतलब P, यहाँ पर 16 लिख देता हूँ, ठीक है। और 16 5 कितना हो गया, तो 21, तो आंसर तो P ही बनेगा, आंसर क्या बनेगा P, बट यहाँ पर तो P है ही नहीं, यहाँ पर तो P है ही नहीं। अच्छा चलो 21 और 5 कितना हो गया, 21 और 5, ये यहाँ पर नहीं देना चाहिए, इधर क्वेश्चन मार्क इधर होना चाहिए था, मुझे जैसा ऑप्शन से दिख रहा है, ठीक है। तो 21 5 कितना हो गया 26, यानी Z, तो आंसर आप हम लोग क्या बनाएंगे, अच्छा नहीं 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 2 दिया है, तो इधर P होगा इधर Z होगा, चलो ठीक है, क्वेश्चन मार्क इसने प्रॉपर दिया नहीं था, तो आंसर क्या बन जाएगा P और Z। तो ये P तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाला, तो एक क्वेश्चन मार्क मान लो यहाँ था, एक यहाँ था, ठीक है, वैसे दिया नहीं था आप मान लो, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, 4 दोस्त हैं एक इलाके में रहते हैं,
ए का घर बी के पश्चिम में है, ए का घर किधर है, बी के पश्चिम में है। तो चलो भाई कर लो इसको, ए का घर किधर है, बी के पश्चिम में, ठीक है। ए का घर बी के पश्चिम में, पश्चिम इधर होता है लेफ्ट में, बी के पश्चिम में है। और बी का घर सी के दक्षिण में, बी का घर सी के दक्षिण में, तो हमने सी को इधर बनाया, उसका दक्षिण नीचे हो गया। और सी का घर डी के पूर्व में है, सी का घर किधर है, डी के पूर्व में, सी का घर किधर है, डी के पूर्व में, तो डी का पूर्व इधर हो गया, सी का घर डी के पूर्व में। डी से बी का घर किस दिशा में है, डी से बी का घर किस दिशा में है, देखो ये वाली दिशा है, डी का बी से पूछा है भाई, किससे पूछा है, बी से। देखो आप देखो डी से बी का घर किस दिशा में, डी से बी का घर किस दिशा में, डी से बी का घर किस दिशा में है। तो आप देखो यहां पर ये होता है दक्षिण साउथ, और ये होगा ईस्ट, तो ये बनेगा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट बोले तो दक्षिण पूर्व, क्या बनेगा, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व कहां दिया गया, ये दिया गया, यहां हो गया आंसर, राइट, दक्षिण पूर्व। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। यहां पर कह रहा वाई 6 मीटर पश्चिम में चला, वाई किधर चल रहा है, 6 मीटर पश्चिम में। चलो इसको 6 मीटर पहले पश्चिम में चलाते हैं, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया पश्चिम में जा रहा है कितना, 6 मीटर, और ये है कौन, वाई है, ठीक है। पश्चिम में चला और दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला, दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ेगा इधर, कितना जा रहा है, 8 मीटर चला। अपने शुरुआती बिंदु से बिंदु पर वापस जाने के लिए, शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए ध्यान रखिएगा, शुरुआती बिंदु कौन है, ये है शुरुआती बिंदु, ये है शुरुआत, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, शुरुआती बिंदु, क्या है, शुरुआती बिंदु, ठीक है, ये था शुरुआती बिंदु, ठीक है। तो वो कह रहा है कि शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए, ये शुरुआती बिंदु हो गया, ये इसका है लास्ट डेस्टिनेशन था। शुरुआती वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या है, सबसे छोटी दूरी, तो सबसे छोटी दूरी उसकी ये होगी, ये वाली, ऐसी एकदम सीधे चला आएगा, ये सबसे छोटी दूरी है। ये क्या है, सबसे छोटी दूरी या कम से कम दूरी बोला जाता है, या इनिशियल पॉइंट से दूरी या लास्ट पॉइंट से इसकी दूरी मिल जाएगी। तो ये सबसे छोटी दूरी है, ये सबसे छोटी दूरी है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है, किसकी, मिनिमम डिस्टेंस। आप सबको पता है कि हम लोग यहाँ पर जो यूज करते हैं वो पाइथागोरस का यूज करते हैं, ध्यान रखो। आपने यहाँ पर देखा होगा कि हमने आपको बताया था जो कर्ड बराबर, हमने आपको बताया था जो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आपको करना है, और इसको रूट के अंदर रखना है, किसके अंदर, रूट के अंदर। इसी पर आप करोगे आंसर बन जाएगा। कैसे करोगे आप समझो, तो आपको 8 का स्क्वायर करना है प्लस 6 का स्क्वायर करना है, इसका रूट निकालना है, राइट। तो ये 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, 6 का कितना हो गया, 36, तो जोड़ लो भाई, 6 4 10 के 0 और 6 3 9 1 10, 100 हो गया। रूट निकालोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10। या ये काम आप वैसे भी कर सकते थे, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर पूरा लिख दिया है, तो जिसने आप पहली बार किया होगा उसको समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। चलो भाई 10 आ गया आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि के ने यल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। के ने यल से क्या कहा, पति के दामाद की बेटी, मतलब खुद के दामाद की बेटी। भाई पति के दामाद की बेटी हो या खुद की बेटी हो, बात तो एक ही है ना। पति के दामाद की बेटी, अब ध्यान रखो, अब दामाद की बेटी सोचो, पति नहीं, खुद की बेटी यहां पर कह रहा, ध्यान रखना, पति के दामाद की बेटी, तो ध्यान रखना इसका मतलब है खुद के दामाद की बेटी, करेक्ट अभी है, खुद के दामाद की बेटी। अब दामाद की बेटी में से दामाद को हटा दो, आपको बेटी की बेटी। अब बेटी की बेटी क्या होती है, नातिन होती है। बेटी की बेटी क्या होगी, नातिन होती है। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यल के से किस तरह से संबंधित है, तो आंसर होगा नातिन। अब आप चाहते हो मैं बना दूं यहां पर फैमिली ट्री, तो बना देता हूं। के यल से कहा कि तुम मेरे पति, अब देखो
के ने बोला है ना, किससे बोला है? यल से। अब के ने कहा कि तुम मेरे पति, यानी के पति, ये मैंने बना दिया के पति, के दामाद, तो इसके बेटी का माइनस बनाया है। प्लस माइनस हम क्यों यूज करते हैं? प्लस हमने यूज किया है मेल के लिए, माइनस यूज किया है फीमेल के लिए, ठीक है। तो आप देखो इसके पति का दामाद तब होगा जब इसके पति के बेटी का पति हो, ठीक है, की बेटी हो। इसकी भी कौन है? ये बेटी है। और कौन है ये? यल है। कौन है? यल। और ये कौन है? के, ठीक है। के एक फीमेल होगी क्योंकि उसका एक पति है। अब ध्यान रखना, इसका मतलब ये है कि इसके पति की बेटी है ये। ध्यान रखना, इसका मतलब इसके बेटी की कौन है? ये बेटी है। और बेटी की बेटी क्या होती है? नातिन होती है। तो यल जो है वो के की कौन है? नातिन है, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है समझो आप। इस क्वेश्चन में क्या दिया है आप समझो। अब यहां पर कह रहा है कि वर्ग जो होगा, ये ध्यान रखना है किसका है? लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है, तार्किक वेन आरेख। तो वर्ग जो है वो लोकतांत्रिक वादियों के लिए है। किसके लिए? लोकतांत्रिक वादियों के लिए। किसका है? वर्ग। तो वर्ग ये है, तो ये किसके लिए है? लोकतांत्रिक वादियों के लिए है, ठीक है। तो हमने यल बना दिया, मतलब लोकतांत्रिक वादियों के लिए ये बनेगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि यहां पर ऐसे लिख देता हूं, लोक लिख देता हूं, आप समझ जाना, ठीक है। लोकतांत्रिक वादियों के लिए। जो त्रिभुज है वो शिल्पकारों के लिए है। त्रिभुज किसके लिए है? ये है शिल्पकारों के लिए, ठीक है। यहां हमने शिल्प लिख दिया, तो आप समझ जाइएगा। आगे कह रहा है कि जो वृत्त है वो भारतीयों के लिए है। वृत्त किसके लिए है? भारतीयों के लिए। तो ये पूरा पूरा वृत्त है, तो ये वृत्त किसके लिए है? ये है भारतीयों के लिए, राइट। किसके लिए है? भारतीयों के लिए, ठीक है। वृत्त किसके लिए? भारतीयों के लिए। और जो आयत है वो पिताओं के लिए है। आयत किसके लिए है? पिताओं के लिए। तो मैंने यहां पिता लिख दिया, ठीक है। दर्शाता है, ये दर्शा रहा है, चलो भाई करेक्ट है। तो कह रहा है कि कौन सा सेट, कौन सा अक्षर उन भारतीयों को दर्शाता है? भारतीय मतलब कौन? ये जो वृत्त के अंदर हैं, उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतांत्रिकवादी हैं। इसका मतलब है कि ध्यान रखिएगा, ये जो सेट बनेगा वो भारतीय और लोकतांत्रिकवादी दोनों को कनेक्ट कर रहा होगा। तो ध्यान रखो, अगर आप ध्यान रखो तो लोकतांत्रिकवादी ये है, राइट, और ये देखो ये भारतीय के लिए है, और लोकतांत्रिकवादी कौन है? ये है। तो इनके अंदर जो ये बन रहा है वो कौन कौन आ रहा है? तो वो आ रहा है सी और बी आ रहा है। कौन आ रहा है? सी और बी। वो अलग बात है कि जो बी है ना वो शिल्पकार भी है। जो बी है वो कौन है? वो शिल्पकार भी है, लेकिन साथ साथ में भारतीय है और लोकतांत्रिकवादी है। ऐसा भारतीय है जो शिल्पकार भी है और लोकतांत्रिकवादी भी है, लेकिन सी और बी ऐसे हैं जो भारतीय हैं उसके साथ साथ कौन है? लोकतांत्रिकवादी हैं। तो आंसर यहां पर कौन बन जाएगा? वहां बनेगा, क्या बन जाएगा यहां पर? सी बी। अब यहां पर एक पॉइंट और है, ठीक है, जो मेरे दिमाग में है वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि यहां पर कह रहा है कि कौन सा अक्षर, कौन सा सेट भारतीय को दर्शाता है। लेकिन अगर यहीं पर कहता कि केवल, अगर वो मल्ली का यूज कर देता, तब आप सी और बी यूज नहीं करते। वो कहता कितने ऐसे केवल भारतीय हैं जो लोकतांत्रिकवादी हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो केवल भारतीय हैं जो लोकतांत्रिकवादी हैं। तो केवल में कौन आ जाता? केवल सी आ जाता। बट यहां पर क्या आएगा? ऐसा कोई यूज नहीं किया, तो आंसर क्या बनेगा? सी बी, राइट। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। ये भी है, ये ध्यान रखिए, ये लॉजिकल वेन डायग्राम तो था, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल था। ये कैसा था? ज्योमेट्रिकल था। और ये आपका प्योर लॉजिकल वेन डायग्राम है, तार्किक वेन आरेख, ठीक है। तो यहां पर क्या बन रहा है? तो यहां पर कह रहा है कि त्रिकोण, क्या है? त्रिकोण, ठीक है। ये है खटकोण। अब त्रिकोण आप सबको पता है, ठीक है। और ये जो खटकोण है इसमें क्या होगा? तो इसमें होते हैं 6, ऐसे बना लो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनता है, ठीक है। और ये कह रहा है कि ज्यामिति, तो ज्यामिति के अंदर ये ज्यामिति के ही पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? ज्यामिति के। लेकिन ये दोनों जो है एक दूसरे से अलग हैं, इसीलिए तो अलग नाम दिया गया। तो ऐसा क्या होगा? यहां पर आंसर बनेगा ये हो गया आपका क्या? ये पूरा पूरा हो गया ज्यामिति, और एक बनेगा त्रिकोण और एक बनेगा खटकोण, ठीक है।
आंसर हो गया 3। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। ये एक आपको चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है, और ये कौन सा है आप जरा समझो। तो अब यहां पर क्या दिया है आप समझो। यहां पर कह रहा है कि एक महिला ने वजन कम करने के लिए 6 माह के एक प्रोग्राम में भाग लिया। कितने माह का प्रोग्राम है? 6 मंथ का प्रोग्राम है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं जिसमें कहते हैं कि आप अपना वेट कम करिए या वेट गेन करिए, ठीक है भाई। तो 6 माह के प्रोग्राम में उसने भाग लिया और यहां पर कह रहा है कि प्रोग्राम शुरू करने से पहले उसका वजन कितना था? 100 किलो, मतलब 1 कुंतल की थी वो महिला, ठीक है, 100 किलोग्राम का। आरेख प्रत्येक माह के अंत में उसका ये ग्राफ चल रहा है। ये क्या है? ग्राफ उसका बनाया गया, ये ग्राफ बनाया गया, ठीक है, ठीक है, यानी ग्राफ बोलो या एक चार्ट उसने बना लिया। किलोग्राम जिसके वजन दिखाता है, तो आप देखो ये क्या है? किलोग्राम में वजन है, ठीक है, जैसे जैसे कम होगा ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। पिछले माह की तुलना में कितने माह में उसका वजन कम होने के बजाय बढ़ा? अब क्या है कि ध्यान रखो, ग्राफ बताएगा कि पिछले माह की तुलना में कम होने की बजाय बढ़ा, ठीक है, कितने वर्ष में। अगर आप देखोगे तो पहले कितना था? 93, ठीक है, चलो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, ये पहले माह का है। लेकिन ये वजन यहां पर कम हुआ, ठीक है, पहले माह, ये पूरा 1 महीना हो गया। कितना महीना? 1 महीना, ठीक है। और फिर इसके बाद ये दूसरे महीने में इसका वजन क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। दूसरे महीने में क्या हुआ? वजन बढ़ गया। तो ये देखो, ये पूरा 1 महीना था, यहां पर ये दर्शा रहा है 1 महीना, और दूसरे महीने में क्या हुआ? इसका वजन बढ़ गया। फिर उसके बाद वजन क्या हुआ है? कम ही हुआ है लगातार। क्या हुआ है? तो बढ़ने वाला पूछ रहा है, तो आंसर बनेगा 2, यानी दूसरे माह में उसका वजन क्या हुआ? बढ़ गया था, ठीक है, दूसरे माह में उसका वजन बढ़ गया था। फिलहाल उसने घटा करके 6 महीने में 75 किलो कर लिया, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? तो भाई कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? तो यहां पर कह रहा है कि दौड़ना या जॉग करना या चलना। तीनों चलोगे तो तीनों क्या होगा? आपको चलना ही पड़ेगा। बट यहां पर क्या है? सोने में कोई चलने की जरूरत नहीं है। तो आंसर कौन सा बनेगा? आंसर बनेगा 2, वही अलग है। ये क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इसमें कह रहा है कि उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। ये भी वर्गीकरण, ध्यान रखिए, मैंने इसके लिए एक अलग से सेशन लिया है, तो आप नॉन वर्बल वाली क्लास जाके जरूर देखिए। अब यहां पर ध्यान दो, इसको हम कैसे चेक करें? इन चारों में से एक अलग होगा। अलग होगा तो हमें क्या देखना है? तो हमें तो एक चीज ये दिख रही है कि इसमें बाकी में तो हमको नहीं दिख रहे हैं। चलो ठीक है, इसमें क्या इसमें भी ऐसा कोई है? तो ये हमको दिख रहा है इसमें। हाँ, इधर से भी देखें तो ये इधर से भी बराबर बिल्कुल एक जैसी पिक्चर है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी ऐसा दिख रहा है। चलो ठीक है भाई, इसमें देखें तो क्या है? इसमें ये वाली पिक्चर ऐसी है और ये वाली पिक्चर ऐसी दिख रही है। अच्छा जी, चलो ठीक है भाई। चलो ठीक है, अब जरा इसमें आ जाओ। इसमें कुछ ऐसा, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है। मतलब इन तीनों में कुछ ना कुछ चीजें कॉमन आपको दिख रही हैं, ठीक है। एक ऐसे आपको पैरेलल दिख रहा है, एक ऐसा कॉमन दिख रहा है, तो एक ऐसा कॉमन दिख रहा है, बट इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। तो हमारा आंसर भी क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए, राइट। हमारा आंसर भी क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। ये क्वेश्चन देखो भाई, बड़ा भयंकर क्वेश्चन दिया। देखो आप समझो, यहां पर दिया है, क्या दिया है? 125, यहां पर दशमलव लगाया है, फिर 3 लिखा है और फिर 5। तो ये किसका है? ये है एनालॉगी का क्वेश्चन, ठीक है। किसका एनालॉगी? 5 से हमको ये बनाने हैं। क्या बनाने हैं? ये बनाने। बट हमको जो दिख रहा है वो ध्यान रखिएगा, अभी कुछ देर पहले हमने क्वेश्चन किया था इस पर, ठीक है, कुछ देर पहले हमने क्वेश्चन किया था इस पर। तो हमने जब क्वेश्चन किया था तो हमने क्या किया था? आप ध्यान रखो, ये तो हमको एक स्क्वायर दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्यूब दिख रहा है। और किसका क्यूब है ये 5 का क्यूब है। किसका? 5 का क्यूब है, राइट। हमने कुछ देर पहले क्या किया था मैं आपको बताता हूं। हमने ये किया था, और ध्यान रखो ये हमने किया था 11 की पावर 4 करके,
ठीक है, 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, राइट, आपको याद होगा। अब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, इसको देख करके समझो कि ये 5 के पावर यही वाला 3 है, ये रीजनिंग है, ध्यान रखना, 5 के पावर यही वाला 3 है, राइट। इसका मतलब ये हुआ ये जो 5 है उसके पावर ये 3 आ जाए तो वो 125 बना देगा, मतलब उसकी घातें वो 3 आ जाए तो 125 बना देगा। और इसका मतलब है कि यहां अगर हम 11 रखें तो ये 4 इसके घात में आएगा तो वो कितना बना देगा, वो 14,641 बना देगा, राइट, 14,641 बना देगा। सो हमारा आंसर भी क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा 11, हमारा आंसर क्या बनेगा 11, राइट, हमारा आंसर क्या बनेगा 11 बनेगा, करेक्ट, बिल्कुल सही। चलो भाई, सो सेशन खत्म करने का टाइम आ गया है, और अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना शुरू नहीं किया है तो फटाफट जाइए और इसको ऑर्डर करिए और प्रैक्टिस सेट लीजिए, राइट। सेशन को करते हैं खत्म। और अगर आपने ये सेशन देख लिया है, टेस्ट सीरीज अगर आपने देख ली है, तो फटाफट सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच क्लास।